Good morning, my dear students. My name is Rajendra Prasad Saini, MSc in chemistry lecturer. And मैंने कल जो बताया था डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में, पीरियोडिक टेबल के डी एंड एफ ब्लॉक पार्ट्स के बारे में बताया था, और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो देखते हैं। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक तत्व। डी एंड एफ ब्लॉक तत्वों के अंदर आप देखेंगे कि मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था कंप्लीट डी एंड एफ ब्लॉक में, है ना। तो अब स्टार्ट करेंगे इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा वो होगा आपके पास NH2 N-1D NH2 N-1D 1 to 10, NH2 N-1D 1 to 10। N का मतलब होता है बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश, एंड N-1D का मतलब होता है आंतरिक कोश, आंतरिक कोश। इट मींस आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो गया। इसके बाद जो है ये पहला कक्षक हो गया, फर्स्ट कक्षक हो गया, और ये दूसरा कक्षक हो गया। जो नाभिक से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, अधिकतम दूरी पर होता है, उसे बोला जाता है बाह्यतम कोश, उसे बोला जाता है बाह्यतम कोश। और जो नाभिक से अपनी इस बाह्यतम कोश से जो आंतरिक कक्षक जो होता है उसे बोला जाता है अल्टीमेट सेल, आंतरिक कोश, आंतरिक कोश। तो आपके पास दो कोश हो गए, एक तो बाह्यतम कोश हो गया और एक आंतरिक कोश हो गया। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो आंतरिक कोश के अंदर भरा जाएगा, फिर उसके बाद में बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होगा। और सब जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव हटाना होगा आपको, तो सबसे पहले बाह्यतम कोश से हटाते हैं। क्यों? क्योंकि नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन सबसे ढीले बंधे रहते हैं। बाह्यतम कोश से नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन बंधे रहेंगे वो सबसे ढीले होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बल्कि यहाँ आंतरिक जो कोश है वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होगा, बाह्यतम कोश से इजीली रिमूव होता है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन जो बंधे होते हैं वो बहुत ही ढीले ढाले बंधे होते हैं, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी, जैसे ही प्रकाश से एनर्जी मिलती है फोटोन से, तो ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जबकि आंतरिक कोश से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते। इसलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास ये है कॉपर +2, कॉपर +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा आपके पास ऑर्गन कॉपर का परमाणु क्रमांक होगा 29, तो ऑर्गन 18 3D10 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अपने को अब क्या करना है, यहाँ पर +2 है, +2 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। और जब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो बाह्यतम कोश 4 वाला हो गया, 3 वाला होगा। तो हम जानेंगे कि सबसे बाह्यतम कोश, नाभिक से सबसे अधिकतम दूरी पर जो होता है वो बाह्यतम कोश होता है। तो ये हो गया हमारे पास n = 1, प्रथम, ये द्वितीयक हो गया, और ये तृतीयक हो गया, और ये जो सबसे लास्ट वाला जो कक्षक है ये कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। तो आपके पास देखो फोर्थ वाले कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये 3 वाले कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और अपने को कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हटा दो बाह्यतम कोश से, तो बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, एक और बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दो। आंतरिक कोश से 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आंतरिक कोश से हटेगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो आपके पास क्या आ गया, 3D9। तो कॉपर +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्गन 18 एंड 3D9 और 4s0, ये क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए कि कॉपर +2 का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ कॉपर +2 का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण यदि निकालना हो आपको तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगता है चुंबकीय आघूर्ण, μ √n कोष्टक n+2। और ये जो आपके पास चुंबकीय आघूर्ण है, इसकी यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है वो होती है बोर मैग्नेटॉन। तो n का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मींस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपके पास जैसे कॉपर +2 है, इस कॉपर +2 के अंदर आपको ये चेक करना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लग जाएगी तो आप n का मान यहाँ रख देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, तो आपके पास ये 3d9 है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डी जो कक्षक होता है इसके अंदर उपकोष कितने होते हैं। तो डी कक्षक के अंदर 5 उपकोष होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास डी उपकोष हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, फिल करना है डी के अंदर। 1 2 3 4 5, फिर इसका उल्टा एकदम 6 7 8 एंड 9, ये टोटल मैंने क्या कर दिया, 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो युग्मित हो गया, एक तो प्लस साइड में +½ है और एक दूसरा -½ है, इनका तो चुंबकीय आघूर्ण ही 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया। लेकिन इसका चुंबकीय आघूर्ण आपको क्या करना है, निकालना है, क्योंकि ये तो युग्मित हो गया, ये भी युग्मित हो गया, ये भी युग्मित हो गया, ये भी युग्मित हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास बचा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। इस 1 की वैल्यू कहां पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, √1 + 2 और मैग्नेटॉन। तो आपके पास आंसर आ जाएगा μ = 2 + 1 3 3 × 1 तो कितना आ जाएगा, √3, और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 बोर मैग्नेटॉन, ये आपके पास √3 की वैल्यू आ जाएगी 1.73। ऐसे किसी भी एग्जांपल का आप क्या कर सकते हैं, बोर मैग्नेटॉन है, ये मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण। जैसे सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल है टाइटेनियम, ओनली टाइटेनियम, क्रोमियम। तो सबसे पहले निकालते हैं टाइटेनियम, क्रोमियम का +2 ले लेते हैं, और टाइटेनियम का कोई चार्ज नहीं अपने पास ले लेते हैं, कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होगा 22, और क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होगा वो होगा 24। तो टाइटेनियम का देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑर्गन 18 और 4s2 3d2 एंड 4s2 ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है, 22 हो गया, 18 19 20 21 22, टोटल हो गए इलेक्ट्रॉन अपने पास 22। इसी टाइप से क्रोमियम +2 का भी चेक करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्रोमियम +2 के अंदर कैसे करेंगे, तो ऑर्गन 18 एंड 2 एंड 4, तो आपके पास हो जाएगा 3d4 एंड 4s2, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। 18 और 4 22, 22 और 2 24 हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 24 हो गए, इधर भी 24 है, तो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। लेकिन ये तो सिर्फ क्रोमियम का है, अपने को किसका चाहिए, क्रोमियम +2 का चाहिए। तो क्रोमियम +2 के लिए आप क्या करेंगे, +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, कम हो गए, डिक्रीज हो गए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे। तो बाह्यतम कोश ये वाला है कि ये वाला है, तो ये बाह्यतम कोश हो गया, ये आंतरिक कोश हो गया। तो सबसे पहले बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आउट करेंगे। तो बाह्यतम कोश से जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे, आपके पास क्या बच जाएगा, 3d4 एंड 4s0, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आउट होते ही 4s0 हो जाएगा। लेकिन आप याद रखेंगे क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसके अंदर यहाँ पर आएगा 4s1 और यहाँ पर आएगा 3d5, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। इस अपवाद है, इसके अंदर 1 आएगा और ये 3d5 आएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि डी ब्लॉक के अंदर यदि 5 एंड d10 यदि इलेक्ट्रॉन भरते हैं, d5 एंड d10 भरते हैं, तो इसको तो बोला, d5 को तो बोला जाता है हाफ फील्ड यानी अर्धपूरित कक्षक, और d10 को बोला जाता है पूर्ण पूरित कक्षक। पीरियोडिक टेबल के अंदर पूर्ण पूरित कक्षक और अर्धपूरित कक्षक ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, पूर्ण पूरित कक्षक और अर्धपूरित कक्षक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन था, वो 1 इलेक्ट्रॉन किस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाता है, d वाले कक्षक के अंदर डी वाले कक्षक के अंदर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या जाएगा 4s1 और यहाँ पर क्या जाएगा 3d5। तो 3d5 4s1, तो आपको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, वंस अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 3d4 ही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर आपको चेक करना है कि टाइटेनियम का ये जो चुंबकीय आघूर्ण है वो तो कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा, और क्रोमियम +2 का मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले देख लेते हैं टाइटेनियम का।
टाइटेनियम का जो परमाणु क्रमांक आपके पास आया वो है ऑर्गन 18 एंड 3d2 4s2। इसके अंदर आपको चेक करना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 3d है, तो 3d के d के अंदर टोटल सबसेल होते हैं, टोटल पोस्ट होते हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये तो हो गया आपके पास d का अक्षर। और ये आपके पास s है, तो s के अंदर कितने उपकोष होते हैं? ओनली एक उपकोष होता है, तो ये मैंने कर दिया s। और t के अंदर कितने होते हैं? 3। तो ये d हो गया, ये s हो गया। तो सबसे पहले d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये भर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ये भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसी टाइप से s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तो ये भर दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये आ जाएगा। और एक उपकोष के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2 से तीसरा इलेक्ट्रॉन भी फिल नहीं होगा। एक उपकोष के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब आपको देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये तो युग्मित हो गया, एक इलेक्ट्रॉन तो प्लस हाफ हो गया और एक माइनस हाफ हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल चुंबकीय आघूर्ण 0 हो गया, मतलब ये युग्मित है इसलिए इसका 0 हो गया। बट यहाँ पर तो प्लस हाफ एंड प्लस हाफ है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहाँ पर 2 हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इट मींस यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 आ गई। तो वैल्यू पुट कर दो आप फॉर्मूले के अंदर, म्यू इज इक्वल टू चुंबकीय आघूर्ण इज इक्वल टू n एंड ब्रैकेट +2 n +2 बोर मैग्नेटॉन। तो n की वैल्यू कितनी है? 2 है, और यहाँ पर भी 2 पुट कर देंगे, 2 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा? 4, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 को ऐसे कर सकते हैं 2√2, और √2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1.414। और इसको मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.828। ये आपके पास क्या आ जाएगा? बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो आप देखेंगे इसमें ट्रिक क्या है। ट्रिक आपके पास ये है कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे वैल्यू भी उसके आसपास ही आएगी। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास, जैसे मान लो सपोज दैट अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 आ जाता है, तो आपके पास जो चुंबकीय आघूर्ण जो आएगा वो आएगा 1.73। ठीक है, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास 2 है तो चुंबकीय आघूर्ण आपके पास आ जाएगा 2.82 के आसपास। मतलब जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस फॉर्मूले से, या आपको रट्टा मार लेना है कि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करके आपको तुरंत बोर मैग्नेटॉन लिख देना। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 आ जाए तो बोर मैग्नेट इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना हो जाएगा? 1.73। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 आ जाए तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? 2.82। और यदि 3 आ जाए n = 3 तो ये हो जाएगा 3.84 के करीब आएगा। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 आ जाए तो वो हो जाएगा 4.89 के करीब होगा। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आ जाए तो वो होगा 5.92 के करीब इसका आंसर आएगा। तो कहने का मतलब जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है आंसर उसी के आसपास आएगा। जैसे 4 है तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, 3 है तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, 2 है तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कितना टाइम कितना गया?